start our next topic called Newton's second law of motion. अब तक हम लोग देख चुके थे फोर्सेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, फील्ड फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है. अब उसके बाद तो हम लोग देखे थे क्या, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. So what is Newton's second law of motion? What is Newton's second law of motion? What did he say? इन्होंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखा, इस चीज को समझा. इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट लॉ में इन्होंने ये चीज बताया था कि अगर किसी बॉडी का स्टेट को चेंज करना है, स्टेट मतलब मैकेनिक्स में होता है कि आइदर वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, वो उस स्टेट की बात कर रहा है. जब हम लोग केमिस्ट्री में बात कर रहे होंगे तो स्टेट तीन टाइप का होगा, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. यहाँ पर स्टेट बोलने का मेरा मतलब ये है कि आइदर वो रेस्ट में है या मोशन में है. तो न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ में ये चीज बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको उसका स्टेट चेंज करवाना है तो फोर्स आपको लगाना होगा. विदाउट फोर्स लगाए हुए वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता. माना भाई. लेकिन फर्स्ट लॉ में उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना फोर्स लगाना होगा. वो उन्होंने बताया कि फोर्स लगाना होगा, लेकिन कितना ये उन्होंने नहीं बताया. ये उन्होंने सेकंड लॉ के लिए बचा के रखा था. सेकंड लॉ में उन्होंने क्या बोला कि ये जो अप्लाइड फोर्स जो होगा, ये अप्लाइड फोर्स जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मास का. जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना होगा. इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सीलरेशन का भी. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सीलरेशन का भी. क्यों? कि जितना ज्यादा एक्सीलरेशन आप लाना चाहते हो, जितना ज्यादा चेंज लाना चाहते हो, ये फोर्स उतना ज्यादा आपको लगाना होगा. जब ये दोनों को कंबाइन किया गया, ध्यान से देखो, तो ये चीज को बोला गया F इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma. अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाया गया तो एक कांस्टेंट मिला मेरे को k is equals to what, 1. How k is equals to 1? If I substitute f as 1, m as 1 and a as 1, then I will get k as 1 itself. And experimentally they find out that this k is basically 1 itself. So f will be what, ma. So F will be what, ma. So from here they got this relation that force will be equals to mass into acceleration. One more thing you have to keep in your mind, that direction of force will be along the direction of acceleration. Writing it in shortcut. So direction of force will be along the direction of acceleration. And what will be the amount of force? That will be F equals to ma. In vector form you can write something like this. This arrow means what? That force is a vector and acceleration is also a vector quantity. So magnitude we got, and as well as we got direction also, right? इसके बाद एक और चीज को देखते हैं. शायद कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये ना प्रोपोर्शनल चीज क्या होता है. जो लोग 8th से 9th में आए जिनका मैथमेटिक्स वीक है, उन लोगों को समझाने के लिए हम एक चीज बता रहे हैं कि ये एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी से इक्वलिटी में हम लोग कैसे लाते हैं. मान लो कि अगर मेरे पास दो क्वांटिटी है, एक x है एक y है. अगर x को 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो y मान लो कि 3 यूनिट इंक्रीज हो जा रहा है. अगर इसको 2 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो ये 6 यूनिट इंक्रीज हो जा रहा है. अगर ये 3 अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये 9 हो जा रहा है.
इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है, एक तो ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस क्या कि अगर x को इंक्रीज किया जा रहा है तो y भी मेरा इंक्रीज हो रहा है। x1 था ये 3, x2 तो ये 6, x3 तो ये 9। तो ये तो क्लियर है कि x is what directly proportional to y. As well as we can see from the values that this is basically moving 3 times. So if I'll remove this proportionality, so what we can say, this will be equals to what, ky. And what will be values for k? You can see clearly that values for k is what, 3. Why? Because this is going 3 times. So what will be relation? Relation will be x equals to 3y. So from mathematics only what they are deriving this thing, that f is what, directly proportional to ma. And if suppose you will remove this proportionality constant, so what will you get? You will get f equals to k times ma. And through experiment they found out that this k is technically equals to what, 1. How? By what, doing this thing, that for some values they what cross check that thing, then for some more values they have means what they cross check that thing, and after that they came on some actually conclusion. And what was that actually conclusion? That this k should be equals to what, 1. So from here they are getting f equals to ma, right? Now see, from here what we can see that direction of force will be along the direction of acceleration. It means what, that if suppose acceleration is in the forward direction, then force is also acting in the forward direction. If acceleration is in the backward direction, that means what, force will also be in the backward direction. So okay, right? So yeah, one more thing what you have to know, but okay, let me explain here itself. Second thing is what, called momentum. Newton sir explain one more term called momentum. What is momentum? न्यूटन साहब ने एक और वर्ड समझाया। जैसे फर्स्ट लॉ में मैंने आपको एक चीज बताया था कि उन्होंने फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करने के पहले एक टर्म लॉन्च किया था, क्या, इनर्शिया। वैसे ही इस चीज को भी, इस पूरे सिस्टम को समझाने के पहले उन्होंने एक टर्म लॉन्च किया था, क्या, मोमेंटम। तो ये पूरे कहानी को ना एक्चुअली मोमेंटम के टर्म में अब हम लोग देखेंगे। अब ये ना साहब, मोमेंटम क्या होता है साहब? तो मोमेंटम को न्यूटन साहब ने क्या बताया? मोमेंटम इज बेसिकली मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। व्हाट इज मोमेंटम? मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। नाउ व्हाट इज मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी? अब ये क्या एक्चुअली नया नौटंकी मार्केट में इसको उन्होंने क्या बताया ऑलरेडी सर? सो इसको इन्होंने क्या बताया, बोला भैया ये मोशन कंटेंट इन बॉडी को हिंदी में याद रखा, वो क्या लिख रहा हो कुछ पता ही नहीं चलता क्या लिखा हुआ है, सीधी बात। तो उन्होंने क्या बताया, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास एक हेवी बॉडी है, एक हेवी बॉडी है 100 kg का, ये अगर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, या इसको तो हम लोग 10 मीटर पर सेकंड से मानते हैं, और एक और लाइटर बॉडी है 1 kg का, ये भी मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब बीच में कोई अगर मान लो कि ना बालक चला आया या हम खुद चले आए, ये दोनों में से कौन अगर हीट मेरे को एक्चुअली कर देगा तो ज्यादा चोट मेरे को लगेगा? खुद से सोचो, डेफिनेटली ये वाला। अब यार बोलने वाला तो बोलेगा कि ये भी 10 मीटर से, ये भी 10 मीटर से, तो तुमको तो जो चोट लगना चाहिए वो तो सेम लगना चाहिए, फिर इससे ज्यादा क्यों लगता है? इसी चीज को साहब ने बताया, न्यूटन साहब ने बताया कि ये बेसिकली क्यों इससे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसका मोमेंटम ज्यादा है। तो उन्होंने पूछा लोगों ने कि भाई क्या होता है मोमेंटम, तो इसी चीज को उन्होंने बताया कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू, सॉरी मींस momentum is nothing but motion contained in a body, and this thing we can say mathematically we are writing symbol of momentum is p. P is equals to, this is also a vector quantity, mass into velocity. Mathematically he said that momentum is basically mass into velocity.
if suppose the greater momentum will be what, the greater motion contained in that body. How? You can see from here that 100 और 10 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 1000 kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से तुम अगर करते हो तो क्या मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेटली ये वाला जो होगा ये 100 टाइम्स हार्मफुल होगा इससे, अगर तुमको हिट करता है तो इसी चीज को इन्होंने सिंपल लहजे में मेरे को हिंदी में ये चीज बताया कि ये मोशन कंटेंट इन अ बॉडी अगर नहीं समझ में आता मत समझ, सिंपली ये समझ कि मोमेंटम एक टर्म है जिससे हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि कौन ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, और उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू सिंपली मास इनटू वेलोसिटी, राइट। अच्छा, इसके बाद लोगों ने पूछा कि भैया ये तो ठीक है यार, ये तो तुम बता दिए, अब इसके बाद मेरे को ये चीज भी यार समझा दे कि इसका यहाँ पर यूज क्या है। तो उन्होंने एक चीज बताया, लेट मी रब समथिंग देन आई विल एक्सप्लेन यू। हाँ, दिस पार्ट आई एम गोइंग टू उन्होंने एक चीज बताया, वो चीज को समझो। उन्होंने बताया कि ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसका किस रेट से हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसको भी हम लोग फोर्स बोल सकते हैं। लोगों ने पूछा कि अच्छा ऐसे कैसे, तो उन्होंने बोला कि इसको लिख लो पहले, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हम बोल रहे हैं इसको पहले लिखो। तो उन्होंने क्या बोला, फोर्स इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। Like in the last chapter we have seen that what is acceleration? Acceleration is what, a rate of change of velocity upon time, right? कि हम लोग निकालते क्या थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय व्हाट टाइम टेकन। तो यहाँ पर भी वही चीज न्यूटन साहब ने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम विल बी नोन एज व्हाट, फोर्स। इट विल बी नोन एज व्हाट, फोर्स। अच्छा, तो उन्होंने एक चीज बताया कि ये जो फोर्स जो हम जैसे बोल रहे हैं वैसे तुम यार लिखते जाते तेरे को ना वही रिलेशन आएगा। उन लोगों ने बोला कैसे, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो बोला कि यहाँ पे हम लोग ना एक्चुअली क्या लिख रहे हैं, हम क्या ऐसा लिख रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो न्यूटन साहब ने बोला कि हाँ भाई लिख ले, दिक्कत क्या, लिख ले। तो फिर लोगों ने पूछा कि अब क्या करना है, बोला ठीक है ये तो लिखो कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो लोगों ने बोला कि ठीक है चेंज इन मोमेंटम को लिख लेते हैं। मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था, ये अगर u वेलोसिटी से इनिशियली जा रहा था, इसके ऊपर फोर्स लगा F फॉर द टाइम इंटरवल t टाइम इंटरवल के लिए इसके ऊपर फोर्स लगा। अब ये कुछ वेलोसिटी v से लगा जा रहा है और मास तो मास ही है, सही है ना। अब लोगों ने बोला कि यार तो लिखते हैं कि हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, mu, एंड फाइनल मोमेंटम क्या है, mv। तो लोगों ने बोला कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। तो न्यूटन साहब ने बोला कि हाँ लिख ले, कोई ना। तो लोगों ने बोला कि फाइनल मोमेंटम तो mv होगा और ये इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mu होगा। तो न्यूटन साहब ने बोला हाँ वैसे ही बात है। तो लोगों ने बोला कि तो हम ऐसे लिख लेते हैं। उन्होंने बोला हाँ भाई लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख, तुम्हारी मर्जी। इसके बाद लोगों ने बोला कि अगर यहाँ से m कॉमन ले लें तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। तो न्यूटन साहब ने बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू यार ले ले, तू जो मर्जी कर ले। अब बोला कि अच्छा ये v माइनस u बाई टी जो है ना, ये कुछ देखा देखा लग रहा है। ये क्या देखा देखा लग रहा है, आपको लास्ट सेक्शन में बताया गया था v इक्वल्स टू व्हाट, u प्लस at। अब यहाँ से एक चीज को आप ध्यान से देखो कि अगर u को इस साइड हम भेज दें तो मेरे को क्या मिलेगा, v माइनस u इक्वल्स टू at, सही है ना। अगर t को वापस भेजते हैं तो मेरे को ना एक्चुअली क्या मिलेगा, उसको थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझाते हैं।
इसमें अगर मान लो कि v माइनस यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 80, तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो v माइनस यू बाई 80। ओ हो, तो इस चीज को हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो लोगों ने बोला कि इसको ma लिख लें, तो न्यूटन साहब ने बोला कि भाई यही चीज तो हम वहां पर भी समझा रहे थे, यही चीज तो हम तो फर्स्ट में भी समझा रहे थे कि फोर्स जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तब लोगों को समझ में आया कि अच्छा इसको ऐसे भी डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, अब ये पूरा चीज को लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।